औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फोर्थ सेमेस्टर डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो किया था हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोटेक्नोलॉजी में। और हिस्टोटेक्नोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी में जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे कि हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो ग्रॉसिंग से शुरू होता है। उससे पहले कि हिस्टोपैथोलॉजी का जो सैंपल है वो हम ओटी से लेकर आते हैं या ओटी से जो है वो डॉक्टर भेजता है वहाँ से, तो उसके बाद उसमें फिक्सेटिव या फॉर्मलिन डाल दी जाती है और वो सैंपल आपको रिसीव हो जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। इसके साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। हिस्टोपैथोलॉजी में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं और साइटोपैथोलॉजी जो है उसमें हम फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं, सेल्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। सो आज हम इस लेक्चर में जो बेसिक चीज़ें हैं सैंपल रिसीविंग के हवाले से कि जब आपने हिस्टोपैथोलॉजी का सैंपल जो है वो रिसीव करना है तो आपने कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने उसमें पूरी करनी है, इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम कुछ जो हमारे पास फिक्सेटिव्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। सैंपल कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, सैंपल कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में देखें फिक्सेटिव सबसे पहले है जी। फिक्सेटिव किसको कहते हैं? फिक्सेटिव से मुराद होता है कि ऐसी चीज़ जो कि सर्जिकल स्पेसिमेन को जो कि आफ्टर रिमूवल वो फिक्स कर दे। फिक्स करने से क्या मुराद है? देखिए बेटा कि अगर सर्जिकल स्पेसिमेन रिमूव किए जाएंगे, जारी बात है आपकी बॉडी से, तो उनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन भी होगी, सेल्स जो हैं उनमें ऑटोलाइसिस भी हो सकती है, सेल्स का मेटाबॉलिज्म भी चल रहा होगा, उसमें टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनमें बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होंगे, तो उनके इसी दौरान वो एनर्जी को भी कंज्यूम करेंगे, हर चीज़ उनकी चल रही होगी। अब ज़रूरी है कि उन सारी चीज़ों को स्टॉप कर दिया जाए ताकि जो सेल्स हैं या जो टिश्यू हैं वो दोबारा फिक्स हो सकें या वहाँ पर रुक सकें, जम सकें, ठहर सकें, ताकि हम उनको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकें। सो फिक्सेटिव द सर्जिकल स्पेसिमेन आफ्टर रिमूवल should be placed in an adequate quantity of fixative like the 10% formalin saline। फार्मल सलाइन भी बेटा इसको कहते हैं और नॉर्मल सलाइन भी जो है फार्मलिन भी कहते हैं इसको। ठीक है जी, 10% फार्मल सलाइन या फार्मलिन, ठीक है ना। न्यूट्रल बफर्ड फार्मलिन इसको कहते हैं, इसका सही नाम है NBP, न्यूट्रल बफर्ड फार्मलिन। तो जैसे जल्दी पॉसिबल हो, जितनी जल्दी उतनी जल्दी आपने जो स्पेसिमेंस हैं उनको आपने फार्मलिन के अंदर डालें। ऑप्टिमल फिक्सेशन के लिए वो कह रहा है कि एक टिश्यू का जो पीस है वो अपने से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम फार्मलिन के अंदर जो है वो डूबा हुआ होना चाहिए। इमर्स का मतलब होता है कि डूबा हुआ। तो ऑप्टिमल फिक्सेशन के लिए जो है वो अपने से 10 गुना ज़्यादा फार्मलिन के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा इसमें आ जाते हैं कंटेनर्स। जार्स और बोतल जो कि हिस्टोपैथोलॉजी के लिए यूज़ किए जा रहे हैं वो सिक्रियो टाइट होने चाहिए, ठीक है ना। जार्स आर बॉटल्स विद सिक्रियो टॉप्स ऑफ अ सूटेबल कैपेसिटी, ठीक है ना। जार्स और बॉटल्स उनके साथ सिक्रियो टाइट होने चाहिए, मतलब कि उनका ढक्कन जो है वो बंद हो अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें लिक्विड होगा तो वो गिर ना जाए।
और उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो भी सूटेबल होनी चाहिए जो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। लार्ज स्पेसिमेन वो कह रहा है कि नहीं ठोंसने चाहिए छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर। इससे क्या होगा कि एक तो जो फिक्सेशन है वो प्रॉपर नहीं होगी, इनएडिक्वेट होगी, और दूसरा ये होगा कि वो टिश्यू जिसको हमने ज़बरदस्ती ठोंसा है एक छोटे कंटेनर के अंदर उसकी ऑटोलाइसिस भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें उसमें हो जाएंगी अगर हमने उसको सही से चेक नहीं किया। इससे फिर क्या होगा बेटा कि जब ऑटोलाइसिस हो जाएगी टिश्यू की तो फिर सेल्स की जो अपीयरेंस है या सेल्स का जो स्ट्रक्चर है टिश्यू के अंदर वो सारे का सारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेल का स्ट्रक्चर जो है टिश्यू के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और सेल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने की वजह से जब आप माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोपी में आपको वो सेल सही नज़र नहीं आएगा। सो द सब्सिक्वेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ माइक्रोस्कोप अपीयरेंस मे दस बी मेड डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल। तो आपके लिए माइक्रोस्कोपी करके उस सेल को पहचानना या तो मुश्किल बहुत हो जाएगा या फिर नामुमकिन हो सकता है। ठीक है जी। तो ये था फिक्सेटिव और उसके बाद कंटेनर्स। नेक्स्ट इसमें यही है कि अगर तो आपका स्पेसिमेन बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, और फिट आ गया है इजीली किसी बड़े कंटेनर के अंदर, तो वो कहता है कि इट शुड बी ब्रॉट एज सुन एज पॉसिबल टू द लेबॉर्ट्री विदाउट डिले इन एनी ऑफ द बकेट और एनी अदर सूटेबल। वो कहता है कि अगर आपका स्पेसिमेन बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो इजीली किसी बड़े कंटेनर के अंदर फिट नहीं आ सकता तो आप उसको जितनी जल्दी हो सके आप उसको लेबॉर्ट्री लेकर आएँ या किसी बाल्टी के अंदर या किसी दूसरे सूटेबल कंटेनर के अंदर, उसमें देर नहीं करनी है आपने। अच्छा जी। एम्प्यूटेटेड लिम्स, एम्प्यूटेटेड लिम्स से मुराद ये होता है कि बेटा बाद बात गैंग्रीन वगैरह हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरी की पूरी टांग या पूरे का पूरा जो बाजू है वो भी उतार दिया जाता है। तो अपर लिम्स और लोअर लिम्स आपको पता है। एम्प्यूटेटेड से क्या मुराद है कि वो उतारा गया। तो एम्प्यूटेटेड लिम्स जो हैं वो कह रहा है कि अगर जारी बात है अब अगर पूरी टांग ही जो है सर्जन ने काट दी है तो उसको फिर किसी भी कंटेनर के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो वो कहते हैं कि एम्प्यूटेटेड लिम्स जो हैं उनको आपने अच्छे तरीके से रैप करना है, और रैप करने के बाद रैप किस में करेंगे, आप उसको रबर शीट के अंदर रैप करोगे तो वो जो बल्कि सॉलिड स्पेसिमेन होंगे उनको भी और इसको भी आपने एक लार्ज ट्यूमर जिसमें हो गए या स्प्लीन होगी तो उनको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद उनको दरमियान में से काट के दो हिस्सों में तकसीम करना है जिसको बाइसेक्टेड कहते हैं। ठीक है ना, बाइसेक्टेड विद अ लार्ज शार्प नाइफ, एक बड़ी छुरी होती है उसके साथ आपने उनको बाइसेक्ट करना है। जब आपने उनको फिक्सेटिव के अंदर रखने से पहले, ठीक है ना, तो एम्प्यूटेटेड लिम्स हो गई या फिर बड़े बड़े ट्यूमर्स हो गए या बड़ी स्प्लीन है या दूसरी जो चीज़ें हैं उनको पहले अच्छे तरीके से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद उनको दो हिस्सों में तकसीम करना है और तकसीम करने के बाद फिर आपने उनको फिक्सेटिव के अंदर रखना है। ठीक है ना। इसके साथ साथ देखें हॉलो विजराज। हॉलो विजराज से क्या मुराद होता है कि ऐसे स्पेसिमन्स जो कि खाली हैं अंदर से, विजरल ऑर्गन्स जैसे होते हैं जिनमें वो कहता है कि सच एज पोर्शन ऑफ द स्टोमिक, अब फर्ज किया मैदा है या फिर इंटेस्टाइन है, उनको भी आपने क्या करना है, दोनों साइड से आपने उनको खोलना है। अब उनकी लंबाई के रूप, अगर आप दोनों साइड से उनको ऊपर नहीं कर सकते तो दरमियान में उनकी जो लंबाई है उसमें जगह जगह पर आपने ओपनिंग्स बना देनी है, और जो स्टोमिक है उसको आपने स्टोमिक की ग्रेटर कर्वेचर वाली साइड से जो है ओपन करना है। देखिए ना, जे शेप होता है स्टोमिक, तो उसमें एक अंदर वाला जो है वो माइनर
कर्वेचर है और बाहर वाला जो है वो मेजर या ग्रेटर कर्वेचर है, तो आपने स्टमक को ग्रेटर कर्वेचर के अलाउंग जो है खोलना है। अब उन हॉलो विजरल ऑर्गन्स को इसलिए दोनों साइड से खोलना है कि उसके अंदर जो है अच्छे तरीके से वो जो फिक्सेटिव है फार्मलिन जो है वो अच्छे तरीके से चली जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो बाहर तो वो डूबे हुए होंगे फार्मेलिन के अंदर, लेकिन फार्मेलिन उनके अंदर नहीं जा पाएगी, और जब फार्मेलिन उनके अंदर नहीं जा पाएगी तो उससे यही होगा कि उनके अंदर जो है वो ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। सो द स्पेसिमेन शुड नेवर बी पुट इनटू वाटर और द नॉर्मल सलाइन बिकॉज दे विल कॉज द हासन ऑटोलाइसिस। तो किसी भी सूरत में आपने उन स्पेसिमेंस को जो है वो नहीं डालना, मतलब कि नॉर्मल सलाइन के अंदर भी नहीं डालना और वाटर के अंदर भी नहीं डालना, क्योंकि नॉर्मल सलाइन के अंदर डालने से या वाटर के अंदर डालने से उनके अंदर ऑटोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा रैपिड फ्रोज़न सेक्शन। बेटा ये फ्रोज़न सेक्शन, इसको क्रायोस्टेट भी कहते हैं मशीन को। फ्रोज़न सेक्शन से मुराद ये होता है कि देखें, अब मैं थोड़ा सा आपको फ़र्क बताता चलूँ। एक है हिस्टो, जो नॉर्मली हिस्टो होती है, जिसका जो सैंपल है वो ऑपरेशन थिएटर से आता है फिक्सेटिव के अंदर, फार्मलिन के अंदर, फिर उसको नंबरिंग दी जाती है, फिर उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट अपना एक नंबर देता है उसको। उसके बाद उसकी ग्रॉसिंग होती है, छोटे छोटे पीसीज में काटा जाता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। फिर उसकी कैसेट्स बनाई जाती हैं, फिर उसको टिश्यू प्रोसेसर में चलाया जाता है, फिर उसके बाद अगले दिन जनाब उसको इम्बेड किया जाता है वैक्स के अंदर, फिर उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के साथ ही उसको फ़ौरन से कट किया जाता है माइक्रोटोम के ऊपर, फिर उसकी 3 सेक्शंस वाली स्लाइड्स बनाई जाती हैं, फिर उन स्लाइड्स को ड्राई किया जाता है, डीवैक्स किया जाता है, फिर उसके बाद स्टेन किया जाता है, फिर माउंट किया जाता है, फिर टैग किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों में कोई 1-2 दिन लग जाते हैं। जितनी भी जल्दी करें 2 दिन लग जाते हैं, नहीं तो 8-10 दिन लग जाते हैं इसके अंदर, अगर आपने ISC वगैरह भी उसके ऊपर लगवानी है या इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाना है। अब ये फ्रोज़न सेक्शन उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताने चला हूँ फ्रोज़न सेक्शन का। अब फ्रोज़न सेक्शन से क्या मुराद है कि अब फ्रोज़न सेक्शन ये है कि अब बाज़ का ऐसे होता है कि सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, वो ऑपरेशन थिएटर में है, वहाँ से उसको लगा है कि ये एक कैंसर वाला पोर्शन है। वो चाहता है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में खड़ा रहूँ और खड़े खड़े ही जनाब मरीज़ भी उधर लिटाया हुआ है, तो खड़े खड़े ही मुझे रिपोर्ट मिल जाए। अब ज़ाहिरी बात है इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो 2-3 दिन तो नहीं लगेंगे, ना तो ऑपरेशन थिएटर 2-3 दिन के लिए बाउंड किया जा सकता है, ना मरीज़ बेचारा वहाँ पे पड़ा रहेगा, ना सर्जन ही खड़ा रहेगा वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होगा कि ज़रूरी है कि तकरीबन को मैक्सिमम को 1 घंटा या इससे पहले ही आप लोग उस सर्जन को रिपोर्ट दे दो उसी हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन के लिए। अब इसके लिए क्या है कि आप ये सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। इसके लिए एक अल्टरनेट पाथवे है या एक अल्टरनेट तरीका है जिसको हम फ्रोज़न सेक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इफ़ अ रैपिड फ्रोज़न सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, कि अगर आपको एक रैपिड फ्रोज़न सेक्शन रिक्वायर्ड है तो लेबॉर्ट्री स्टाफ को और पैथोलॉजिस्ट को आपने टाइमली बता देना है कि भाई कल इतने बजे हमारा ऑपरेशन है। एक दिन पहले बताना पड़ता है ताकि वो क्रायोस्टेट को ऑन करें, क्योंकि क्रायोस्टेट बेटा फिर माइनस टेम्परेचर के ऊपर जाकर काम कर रही होती है, और माइनस टेम्परेचर पर काम करने के लिए क्या होता है कि उसको तकरीबन को 8-10 घंटे पहले जो है ऑन करना पड़ता है। आपने वो बता देना है ताकि क्रायोस्टेट को प्रॉपरली पहले ऑन किया जा सके। पैथोलॉजिस्ट को भी बता दें, लैब में जो टेक्नोलॉजिस्ट है या टेक्नीशियन है या फ्लेबॉटमिस्ट है या रिसेप्शनिस्ट है, जो भी है, उनको भी आपने टाइमली बता देना है ताकि वो भी अपना जो प्रॉपर इंतज़ाम है वो कर पाए। अब अगला क्या होगा आगे, फिर जैसे ही वो स्पेसिमेन आएगा तो पैथोलॉजिस्ट भी रेडी बैठा है और बाकी जो स्टाफ है वो भी रेडी बैठा है, तो उन्होंने जल्दी से 1 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रोसेस करके, अब वो टिश्यू प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होगी जिसके ऊपर टाइम लगता है, उसको ठंडा किया जाएगा पहले। क्रायोस्टेट खुद भी ठंडी होती है अंदर से,
और इसके अलावा फ्रीजिंग सोल्यूशन होता है वो डालकर उसको ठंडा किया जाएगा और उसको उसी वक्त काट कर जनाब स्टेन करके पैथोलॉजिस्ट को दिखाया जाएगा और पैथोलॉजिस्ट जनाब उसको फिर डायग्नोस करके जो भी रिपोर्ट है वो सर्जन को देगा और सर्जन उसके अकॉर्डिंगली मज़ीद आगे ऑपरेशन करेगा या रुकेगा, जो भी उसने तरीका करना है. सो इफ़ अ रैपिड फ्रोजन सेक्शन इन द लेबॉर्ट्री is required, so laboratory staff and pathologist must be notified at least 1 hour before the time of operation, preferably one preceding day. ठीक है ना, preceding day. वो कहते हैं कि preferably तो ये है कि preceding day पे भी आप लोग उसको बताएं, बल्कि एक दिन पहले बताना चाहिए. Arrangement should be made to notify the laboratory as soon as possible. तो अरेंजमेंट बनानी चाहिए लेबॉर्ट्री स्टाफ को नोटिफाई करने के लिए जितना जल्दी हो सके कि पेशेंट जो है ऑपरेशन थिएटर में है और ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है, ये बताना चाहिए लैब वालों को. स्पेसिमन जो है वो उसको आपने फिक्सेटिव के अंदर डालना है. वो कहता है कि जितना कम हो सके उतने कम डिले के अंदर. अगर एक दूसरा इफ़ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन को स्टार्ट होने के बाद सर्जन ने डिसाइड करना है कि जो रैपिड फ्रोजन सेक्शन है क्या वो अननेसेसरी है या नेसेसरी है, देन द लेबॉर्ट्री शुड बी नोटिफाइड एडवांस. तो उस वक्त फिर लेबॉर्ट्री को एकदम से नोटिफाई करना चाहिए. रिक्वेस्ट फॉर्म बड़ा अहम है जी. कोई भी स्पेसिमेन अगर आपके पास आता है तो जारी बात है आपके पास उसकी रिक्वेस्ट फॉर्म होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि इस स्पेसिमेन के साथ हमने करना क्या है. सो इफ़ मोर देन वन बायोप्सी इज़ टेकन फ्राम द सेम पेशेंट, वो कह रहा है कि अगर एक ही मरीज़ में एक से ज़्यादा एक ही जगह पर आपने बायोप्सी ली है तो एक सिंगल रिक्वेस्ट फॉर्म सफिशेंट है उसके लिए, पैथोलॉजिकल लाइन के लिए. ठीक है ना, मतलब कि बेटा अगर उसका आपने फ़र्ज़ किया जिगर से या लीवर से अगर आपने बायोप्सी ली है और एक पेशेंट की लीवर से ही एक ही वक्त में एक पेशेंट की एक ही जगह से 2 बायोप्सीज़ ली हैं तो एक ही रिक्वेस्ट फॉर्म चल जाएगा. अगर आपने एक मरीज़ की एक वक्त में 2 मुख्तलिफ़ जगह से बायोप्सी ली है, फ़र्ज़ करें एक आपने लीवर की ली है तो एक आपने गाल ब्लैडर से ले ली है या किडनी से ले ली है या किसी और जगह से ले ली है, तो फिर क्या होगा कि अगर एनाटॉमिकल पोजीशन चेंज होती है उस बायोप्सी की जो ली है सर्जन ने, तो फिर सर्जन को चाहिए कि वो 2 मुख्तलिफ रिक्वेस्ट फॉर्म भेजे. ठीक है जी. अब रिक्वेस्ट फॉर्म क्या होता है कि वो सारा एक पेज होता है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि किस तरह से हमने इस मरीज़ का ऑपरेट किया है, कौन सा प्रोसीजर था, नाम क्या है, एज क्या है, इसके साथ पूरी की पूरी उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री, लैब डायग्नोसिस, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें साथ जुड़ी हुई होती हैं. सो इफ़ द प्रीवियस स्पेसिमेन कम्स फ्रॉम द सेम पेशेंट हैव बीन सेंट टू द लेबॉर्ट्री, दिस फैक्ट शुड बी स्टेटेड ऑन द फार्म. वो कहता है कि अगर ये मरीज़ पहले भी उसी लेबॉर्ट्री से बायोप्सी अपनी करवा कर गया है तो ये भी आपने ये भी ऊपर लिखना चाहिए, मतलब कि ना उस रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर लिखना चाहिए कि पहले इस मरीज़ का इसी लेबॉर्ट्री में से जो है बायोप्सी जो है वो हुई है. टुगेदर विद द अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ द प्रीवियस हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन या आईडी नंबर या अगर पॉसिबल हो तो. ठीक है ना. तो वो कहता है कि बेटा अगर वो मरीज़ पहले उस लेबॉर्ट्री से 2 साल पहले या 10 साल पहले या महीना पहले भी अगर करवा कर गया है तो उस मरीज़ का जो पहले जिस डेट को उसने बायोप्सी करवाई थी उसकी सारी डिटेल आपने देनी है इस पैथोलॉजी को, ताकि वो मज़ीद डायग्नोसिस जो है उसका बेहतर हो सके. इफ़ दिस वाज डन इन अनदर लेबॉर्ट्री, अगर ये उसी लेबॉर्ट्री से नहीं करवाया गया, किसी और लेबॉर्ट्री से पहले करवाया, तो भी आपने उसके ऊपर लिखना है. मेडिकल ऑफिसर जो इंचार्ज है वो ये फार्म को फिल करेगा. तो यूजुअल प्रैक्टिस के अलावा जो रिक्वेस्ट फॉर्म है फिर इसके साथ साथ क्लिनिकल डाटा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उस मरीज़ का हार्ट बीट, पल्स वगैरह, टेम्परेचर, हर चीज़ मतलब कि जो है उस मरीज़ की जो पूरी फाइल है वो साथ अटैच हो जाएगी. सो द क्लिनिकल डाटा मस्ट इंक्लूड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूटिंग या रिलेटिंग टू द प्रेजेंट इलनेस.
जो उसकी मौजूदा बीमारी है या उसकी पहले जो उसके साथ होता रहा है, सारी की सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो सर्जिकल केसेस में क्या होगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो भी ज़रूरी है, जैसा कि प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड, कि मतलब कि जो ऑपरेशन आपने किया है उसकी नेचर क्या है, वेदर द इंटायर स्पेसिमन या ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ बीइंग सेंट टू द लेबॉर्ट्री। फिर ये भी देखना है कि क्या सारे का सारा स्पेसिमन ही भेजा गया है लेबॉर्ट्री के अंदर, या उस स्पेसिमन का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो काट के लेबॉर्ट्री के अंदर भेजा गया। नेक्स्ट है जी इसके अंदर लेबलिंग। लेबलिंग में क्या है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेडिकल ऑफिसर टू सी दैट द स्पेसिमन्स आर लेबल्ड करेक्टली। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेडिकल ऑफिसर की कि वो देखे कि जो स्पेसिमन्स हैं वो अच्छे तरीके से लेबल किए भी हुए हैं या नहीं। तो लेबलिंग में क्या होगा कि उस पेशेंट का नेम आ जाएगा, उस पेशेंट का वार्ड आ जाएगा, हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा, उसका जेंडर आ जाएगा, उसकी एज आ जाएगी, ठीक है जी। तो अगर स्पेसिमन बहुत बड़ा है या छोटा है ये भी लिखना है, लार्ज बायोप्सी है, मीडियम है, स्मॉल है, और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। सो दीज पार्टिकुलर्स शुड टैली टू दोज स्टार्टेड इन द अकम्पनिंग रिक्वेस्ट फॉर्म। तो वो कहते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपने टैली करनी है उस रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ। फिर है जी रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी या गुर्दा, इसमें क्या करना है कि स्पेसिमन जो है रीनल बायोप्सी का हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए वो आपने 10% फार्मल सलाइन या फार्मलिन के अंदर लेना है। अच्छा जी, सो रिक्वेस्ट फॉर्म शुड कंटेन ऑल द रेलिवेंट क्लिनिकल इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ द लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन। तो रिक्वेस्ट फॉर्म में सारा का सारा क्लिनिकल डेटा और लेबॉर्ट्री का जो रिक्वेस्ट फॉर्म है उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट्स हैं वो भी आपने लिखने हैं उसके ऊपर। स्पेसिमेन ऑफ द रीनल बायोप्सी फॉर इम्यूनोफ्लोरेसेंस शुड बी सबमिटेड फ्रेश इन द नॉर्मल सलाइन। अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए आप भेज रहे हैं IMF के लिए, ठीक है ना, तो आपने फिर क्या करना है कि उसको नॉर्मल सलाइन में भेजना है। नेक्स्ट है बेटा लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी जो है उसको भी 10% फार्मलिन या फार्मल सलाइन के अंदर भेजना है। और लिवर बायोप्सी के लिए जो LFTs हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, और इसके साथ साथ हेपेटाइटिस के जो मार्कर्स हैं, मतलब कि हेपेटाइटिस B, C, HIV वगैरह, ये इनकी रिपोर्ट्स भी आपने साथ भेजनी है। उस बायोप्सी के क्लिनिकल इंफॉर्मेशन भी भेजनी है। लिवर बायोप्सी वो कह रहा है कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए अगर आप स्टोरेज डिजीज़, लिवर स्टोरेज डिजीज़ हो जाती है ना लिवर के अंदर भी, उसके लिए अगर आप भेजना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर भेजेंगे। बोन को कैसे भेजना है? बोन स्पेसिमन शुड बी कलेक्टेड इन 10% फार्मल सलाइन। बोन स्पेसिमन्स को आपने 10% फार्मल सलाइन के अंदर भेजना है। इंफॉर्मेशन जो आपने देनी है रिगार्डिंग द एज, जेंडर ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिसमें एज हो जाएगी, जेंडर हो जाएगा पेशेंट का, साइट ऑफ बायोप्सी की बायोप्सी किस जगह से ली गई है, क्लिनिकल हिस्ट्री आ जाएगी, एक्सरे आ जाएगा जिसमें रेडियोलॉजिस्ट की ओपिनियन भी है, और रिपोर्ट वगैरह बोन की, ये सारे के सारे स्पेसिमेंस जो हैं ये वो कहते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। अच्छा, इसके साथ साथ इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए और ट्यूमर मार्कर्स के लिए आपने क्या करना है कि स्पेसिमेन शुड बी एम्बेडेड। स्पेसिमेंस जो हैं उनको आपने एम्बेड करना है, मतलब कि जो भी स्पेसिमेन है उसको वैक्स के अंदर एम्बेड करेंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। टिश्यू को आपने अगर इमर्स करना है तो आप वही फार्मलिन इंक्लूड करेंगे, 10% फार्मल सलाइन या नॉर्मल सलाइन। 10% फार्मलिन, बेटा फार्मलिन अलग चीज़ है, नॉर्मल सलाइन अलग चीज़ है। नॉर्मल सलाइन तो ये है कि आपने पानी के अंदर नमक डाल दिया, ठीक है ना, वही। और फार्मलिन जो है वो एक बाकायदा फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड होता है तो वो उसकी एक पंजेंट स्मेल होती है जो कि वाटर के अंदर ऑब्जर्व किया होता है, मोस्टली 37% सोल्यूशन में मिलता है। तो ये है उसका, फिर आप आगे 10% बनाते हैं, ठीक है जी, मतलब कि 1 लीटर में 9 लीटर पानी और 1 लीटर वो फार्मलिन डालते हैं तो वो सोल्यूशन बन जाता है। इसके अलावा
डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट और सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, ये साल्ट भी ऐड करते हैं, उससे उसका पीएच भी सेम रहता है। तो जिसको हम फिर कहते हैं 10% न्यूट्रल बफर्ड फार्मेलिन, ठीक है ना। वो साल्ट इसलिए ऐड करेंगे कि वो उसका पीएच जो है वो मेंटेन रखेगा उस फार्मेलिन का जो आपने प्रिपेयर की है। सो प्रीवियस रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड ट्यूमर मार्कर्स। प्रीवियस रिपोर्ट वो कहता है कि ज़रूरी है या चाहिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए या फिर ट्यूमर मार्कर के लिए। इसके साथ साथ अगर आपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मार्कर्स देखने हैं, मतलब ER PR आपने देखना है, तो फिर क्या करना है आपने इसमें देखें जी, दीज मार्कर्स आर कैरिड आउट ऑन द पैराफिन ब्लॉक्स। ये मार्कर्स आपने पैराफिन ब्लॉक्स के अंदर ही लेने हैं, मतलब कि वो जो वैक्स है उसमें पैराफिन ब्लॉक्स अलॉन्ग विद देयर प्रीवियस स्लाइड्स एंड रिपोर्ट्स। पैराफिन ब्लॉक्स कैसे कि उन पैराफिन ब्लॉक्स के साथ साथ उनकी प्रीवियस स्लाइड्स भी होनी चाहिए और उनके साथ साथ उनकी जो है वो प्रीवियस रिपोर्ट भी हो, वो भी रिक्वायर्ड हैं। आर रिक्वायर्ड इफ़ द केस हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्राम अनदर लेबॉर्ट्री, कि अगर वो केस आपने किसी और लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट किया हुआ है तो वो भी आपने जो है वो लेना है। अच्छा जी, दीज मार्कर्स आर कैरिड ऑन पैराफिन ब्लॉक्स अलॉन्ग विद प्रीवियस स्लाइड्स एंड रिपोर्ट आर रिक्वायर्ड इफ़ द केस हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अनदर लेबॉर्ट्री। रिव्यू ऑफ द केसेस देखें बेटा, रिव्यू ऑफ द केसेस से मुराद ये होता है कि पहले अगर आपने कोई वापसी करवाई हुई है और अब दोबारा फिर आप जो है वो करवाना चाह रहे हैं तो उसको कहते हैं रिव्यू ऑफ द केसेस। रिव्यू ऑफ द केसेस में क्या है कि इन दिस केसेस या इन दीज केसेस अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रॉस स्पेसिमेन। रिव्यू ऑफ द केसेस में आपने जो ग्रॉस स्पेसिमेन है उसकी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपने प्रीवियस रिपोर्ट देनी है, पैराफिन ब्लॉक्स की या स्लाइड्स की या क्लिनिकल इंफॉर्मेशन देनी है जो कि रिक्वायर्ड है रिपोर्ट के लिए, ठीक है ना। या जो भी नंबर जो है उस रिपोर्ट के ऊपर जो लगना है, जो नंबर रिक्वायर्ड है वो भी आपने बताना है। इफ़ द केस इज़ रिपोर्टेड बाय सम अनदर लेबॉर्ट्री, अगर वो केस आपका किसी दूसरी लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट हुआ है, फिर आपने क्या करना है कि देन ऑल द स्लाइड्स अलॉन्ग विद पैराफिन ब्लॉक्स आर टू बी सबमिटेड। फिर सारे के सारे जो स्लाइड्स हैं और उनके साथ साथ जो ब्लॉक है, अच्छा बेटा देखो ब्लॉक पहले बनेगा पैराफिन वैक्स के अंदर और उस ब्लॉक को काट के आपने स्लाइड्स बनानी है। अब वो पेशेंट का राइट है, तकरीबन स्लाइड्स आपने 20 साल तक और ब्लॉक्स आपने तकरीबन 10 साल तक महफूज रखने लेबॉर्ट्री में। वो पेशेंट की प्रॉपर्टी है, वो पेशेंट किसी भी वक्त मांग सकता है, आप देने के पाबंद हैं, ठीक है जी। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि वो एक लेबॉर्ट्री से करवाता है बायोप्सी और उसके बाद किसी दूसरी लेबॉर्ट्री से बायोप्सी करवाता है, तो उसमें ये होगा कि आपने वो स्लाइड्स भी महफूज रखनी है उसकी और उसके ब्लॉक्स को भी आपने महफूज रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट आता है या पेशेंट अपनी स्लाइड्स या अपना ब्लॉक मांगता है सेकंड ओपिनियन के लिए या थर्ड ओपिनियन के लिए, तो आप उसको देने के पाबंद होंगे। तो इसलिए रिव्यू ऑफ द केसेस में आपने पिछली स्लाइडें और पिछले ब्लॉक्स को भी देखना है और फर्दर जो स्लाइडें और ब्लॉक्स होंगे उनको भी आपने देखना है। इस तरह से जो है आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। ये आ गया बेटा रिव्यू ऑफ द केसेस। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम साइटोलॉजी के स्पेसिमेंस की कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपने अभी देखा है कि हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी या साइटोपैथोलॉजी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेसिमेंस की कलेक्शन आज हमने पढ़ी है, थोड़ा सा इसको हम रिव्यू कर लेंगे। सैम्पल कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले फिक्सेटिव आपके पास होना चाहिए अच्छा सा 10% नॉर्मल स्लाइन, और वो 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। कंटेनर्स आपके पास बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए, सिक्रू टाइप होने चाहिए। कंटेनर को प्रॉपरली लेबल करना चाहिए, ठीक है ना। और ना अगर बहुत बड़ा स्पेसिमेन है तो फिर आप उसको किसी दूसरे कंटेनर में जितना जल्दी हो उसके लेबॉर्ट्री भिजवाएँ, ठीक है जी।
या फिर उसको कॉटन वूल के अंदर जो है वो लपेट के भिजवाना चाहिए। एम्पूटेटेड लिम्स जो हैं उनको रैप करना चाहिए, लपेटना चाहिए कपड़े से, रबर वगैरह के साथ। अगर फिक्सेटिव अवेलेबल नहीं है तो उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना चाहिए, फ्रीज़ करना चाहिए स्पेसिमेन को, ठीक है ना। इसको पानी के अंदर या नॉर्मल स्लाइन के अंदर नहीं डालना चाहिए। अपने फ्रोज़न सेक्शन के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये क्विक प्रोसेस है जिसमें आपने रिपोर्ट टाइमली देनी होती है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट देने के लिए ज़ाहिर बात है सारे स्टाफ को पहले से अलर्ट करना चाहिए। एमरजेंसी नाफिज हो जाती है जब फ्रोज़न सेक्शन आता है। अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर्म आपने देखना है अच्छे तरीके से कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन है उस मरीज़ के हवाले से, उसके वापसी के हवाले से, हर तरह से कि अगर सारी इंफॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड, ठीक है जी। ये आपने देखनी है। लेबल करना है उस स्पेसिमेन को, उसके कंटेनर को अच्छे तरीके से, ठीक है जी। रीनल बायोप्सी के लिए क्या प्रोटोकॉल है, फार्मेलिन के अंदर होनी चाहिए, अमीनो फ्लोरेसेंस वाली नॉर्मल स्लाइन में हो। लिवर बायोप्सी के लिए उसके साथ एलएफटीज वगैरह की रिपोर्ट भी लगनी चाहिए, ठीक है जी। बोन स्पेसिमेन के लिए भी यही है कि एक्सरे अल्ट्रासाउंड हो, साथ रेडियोलॉजिस्ट की ओपिनियन भी हो। ट्यूमर मार्कर्स के लिए भी आपने उसको 10% नॉर्मल फार्मेलिन के अंदर रखना है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए भी। अच्छा, ईआर के लिए आपने क्या करना है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लिए आपने पैराफिन ब्लॉक्स बनाने हैं और रिपोर्ट करना है उसको। रिव्यू ऑफ द केसेस में आपने क्या करना है कि उस मरीज़ की स्लाइड और ब्लॉक आप संभाल के रखेंगे 10 और 20 साल के लिए। ब्लॉक्स आपने 10 साल और जो स्लाइड्स है वो 20 साल के लिए संभाल के रखनी है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो साथ ही आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे इसको।